नमस्कार आप सभी को। ओलंपिक और उसमें भी इंडियन ओलंपिक्स एक विशेष टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। जैसा कि दिल्ली, नेट, हरियाणा, राजस्थान जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम्स के अंदर ओलंपिक्स के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन लगातार कॉन्सिक्यूटिव आते रहते हैं, जिसमें भी भारत के विशेष संदर्भ में ओलंपिक में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक इंडिया इन ओलंपिक्स, जिसका एक वीडियो सबसे पहले मैं अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर लॉन्च कर चुका हूं। यह भारत का दूसरा इंडिया इन ओलंपिक्स का वीडियो है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो नियमित काम करते हैं, प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इसे शेयर कर दें ताकि ज्यादातर लोगों के पास यह जानकारी पहुंच पाए। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इंडिया इन ओलंपिक्स की और भारत के आधिकारिक रूप से ओलंपिक्स में भाग लेने की हम लोग बात करते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से पहला ओलंपिक जिसमें भाग लिया वह 1920 का एंटवर्प ओलंपिक कहलाता है। लेकिन कई किताबों में आपको मिलेगा कि भारत ने 1900 के ओलंपिक में सबसे पहले भाग ले लिया था। तो भैया मैं स्पष्ट कर दूं इस चीज को कि भारत ने ओलंपिक 1900 में भाग नहीं लिया था। नॉर्मन प्रचार नाम के एक व्यक्ति थे जो बेसिकली कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, भारत के कोलकाता में रहते थे, वहां सॉकर लवर भी थे। ओलंपिक को देखने के लिए वो वहां चले गए और पेरिस के अंदर चूंकि उस वक्त बहुत कम खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के अंदर आए थे, तो सभी प्रतियोगिता के आयोजक ने कैटेगरीज को ओपन टू ऑल कर दिया, जिससे नॉर्मन जी प्रचंड ने भी उसके अंदर भाग लिया। अब भाग लिया तो जब उन्होंने अपना फॉर्म वहां पर भरा तो वहां पर उन्होंने उसके अंदर कोलकाता लिख दिया, क्योंकि वो कोलकाता में रहते थे। लेकिन आपको यह स्पष्ट कर लेना होगा कि वो रहते तो कोलकाता में थे, लेकिन आधिकारिक रूप से उनका जन्म जो था, उनके माता पिता जो मूल निवासी जो थे वो ब्रिटेन के थे। तो नॉर्मन जी प्रचंड ने ये 2 पदक जीते। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि बहुत सी साहित्य में यह क्यों लिखा जाता है कि भाई भारत के साहित्य में कि नॉर्मन जी प्रचंड ने भारत के लिए मेडल जीते। तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, उसके 2 कारण रहे। एक तो उन्होंने सबसे पहला फॉर्म के अंदर अपना पता कोलकाता लिखवाया। दूसरा, जो तत्कालीन ओलंपिक आयोजक थे उस वक्त नियम इतने ज्यादा कड़े नहीं थे और उन लोगों ने बहुत इजीनेस दे रखी थी। तो जहां रजिस्ट्रेशन था वहां पर तो उन्होंने अपना पता कोलकाता लिखवाया, लेकिन जब मेडल विनिंग के लिए नाम आया और वहां पर जब उनकी शीट बनाई गई तो वहां उन्होंने अपने आप को ब्रिटेन वासी बताया। दूसरा, जब उन्होंने मेडल जीत लिए तो कुछ भारतीय संस्थान ऐसे थे जो उन मेडल्स को अपना बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि नॉर्मन जी प्रचंड तो भारतीय थे और ये दोनों मेडल भारत के हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोनों मेडल भारत के खाते में नहीं लिखे गए, ये आज भी ब्रिटेन के खाते के अंदर ही आते हैं। अब वास्तव में भारत का जो आधिकारिक प्रतिनिधित्व शुरू हुआ वह 1920 से शुरू हुआ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने खेलों में भाग लेने के लिए ऐसा किया? नहीं, भारत तब ब्रिटिश उपनिवेश था, मतलब भारत के ऊपर ब्रिटिश का अधिकार था और वो उपनिवेशवाद से छुटकारा चाहना चाहते थे। तो जो तत्कालीन भारतीय लोग थे उन लोगों ने देखा कि ओलंपिक खेलों के प्रति समस्त विश्व में बहुत ज्यादा रुचि है, तो उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि हम लोग भी ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लें, जिससे विश्व के पटल के ऊपर हम लोग आए। इसलिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने के लिए और विश्व के सामने भारत को भारतीय रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के आयोजकों ने ऐसा किया कि एक जल्द से जल्द भारत की टीम भेजी जाए, जिससे भारत का जो नाम है विश्व के पटल के ऊपर आ जाए। अब इसके लिए भारत के आयोजक लोगों ने सर दोराबजी जमशेदजी टाटा से एक रिक्वेस्ट करी। वो तत्कालीन बहुत बड़े रिच पर्सन थे, बहुत बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर बॉम्बे गवर्नर प्रेसिडेंट बॉम्बे के जो गवर्नर थे जॉर्ज लॉयड, उनसे इसमें मदद मांगी। जॉर्ज लॉयड से उनके बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध थे। जॉर्ज लॉयड ने उनकी इस भूमिका को, उनकी इस स्थिति को स्वीकारा और अपनी भूमिका निभाई। साथ ही उन लोगों ने क्या किया कि सन 8 नवंबर 1919 को पुणे के अंदर डेक्कन जिमखाना में एक भारतीय ओलंपिक समिति के लिए एक नई समिति का गठन कर दिया और सर दोराबजी जमशेदजी टाटा से कहा कि आप इस समिति के चेयरमैन हैं और आप भारतीय ओलंपिक समिति के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो दक्कन जिमखाना में पहली बार इस बैठक को जब आयोजित किया गया तो सबसे पहली बैठक में दोराबजी जमशेदजी टाटा ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा उद्देश्य ओलंपिक में भाग लेना है। उनके मन में कुछ और था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना, लेकिन यह चीज उन्होंने
बाहर नहीं आने दी। बॉम्बे के जॉर्ज लायड से उन्होंने इस बारे में निवेदन किया, उन्होंने आईओसी से इस बारे में बात करी, लगभग सब कुछ सहमत हो गया। लेकिन आईओसी के कुछ नियम होते हैं, जब तक उस देश के अंदर उस देश का ओलंपिक संघ नहीं होता या टूर्नामेंट्स नहीं होते, तब तक ओलंपिक खेलों में उस देश की टीम भाग नहीं ले सकती। इसके लिए क्या किया कि 1920 में सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने रिक्वेस्ट करी आईओसी से कि हम ये सारे टूर्नामेंट्स स्पोर्ट्स मीट करा लेंगे, और इसके बनिस्पत आईओसी ने उन्हें भाग लेने की परमिशन फरवरी 1920 के अंदर दे दी। लेकिन हमें एक चीज और भी क्लियर करनी नहीं है कि क्या वास्तव में भारत ने 1919 में ही पहली बार भाग लेने के लिए प्रयास शुरू किए? नहीं, भारत इससे पहले भाग लेने के प्रयास शुरू कर चुका था। जब भारत ने देखा कि ओलंपिक्स के माध्यम से पूरे विश्व के पटल पर सभी लोग आते हैं, तो सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ब्रिटिश ओलंपिक संघ और भारत के कार्यालय समिति सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के बीच में, कि भारत भागीदारी ले सकता है। अब इसके लिए भारत की भागीदारी की नींव कहां से पड़ी, वह भी हम स्पष्ट कर लें। पटियाला के महाराज हुआ करते थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह। ये सन 1911 में एक भारत से पटियाला की क्रिकेट टीम लेकर ब्रिटेन खेलने गए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और ये जब वहाँ खेलने गए, तो जब ये मैच खेले, तो वहाँ की लोकल सिख कम्युनिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसे भारतीय खेल राजनीति में एक महत्वपूर्ण निर्णायक दौर माना जाता है, और इन लोगों से ये कहा गया कि आप लोग आज़ादी की लड़ाई को या अपने ये जो खेल का स्तर है इसको केवल क्रिकेट तक सीमित मत रखो, आप भारत की टीम को ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी उत्प्रेरित करो और मोटिवेट करो। तो यहां से भारत के ओलंपिक्स में भाग लेने की पहली बार नींव रख दी गई। अब इस तरह से अगर इस ओलंपिक में भारत 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में भाग ले लेता, तो पहली बार भारत जापान के साथ पहला एशियाई देश बन जाता जो किसी ओलंपिक में एशिया की तरफ से पहली बार खेला है। लेकिन कुछ तकनीकी कमियां रह गई, क्योंकि 1912 का जब ओलंपिक 1911 के लास्ट में हमने शुरू किया, 1912 अगस्त के अंदर ओलंपिक हो गए, इसी बीच में पत्र व्यवहार की कमी रह गई, और इस वजह से भारत 1912 के ओलंपिक में भाग नहीं ले पाया। जैसा कि आप जानते हैं, जापान पहला देश है जिसने ओलंपिक्स के अंदर एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला पहला देश होने का दर्जा पाया है। अब इसके बाद पत्र व्यवहार की गति को बढ़ाया गया, तो भारत के 1916 ओलंपिक में भाग लेने की प्रबल संभावनाएं हो गई। लेकिन यहां भी भैया एक पेच फंस गया। पेच यह फंसा कि भारत किस टीम के नाम से भाग ले, क्या भारत ब्रिटिश भारत के नाम से भाग ले या भारत अपने नाम से भाग ले। अगर ब्रिटिश भारत के नाम से भारत भाग लेगा, तो फिर भारत की आज़ादी के आंदोलन का क्या होगा। तो जब 1916 का ओलंपिक, वैसे 1916 का ओलंपिक हो ही नहीं पाया, क्योंकि बर्लिन के अंदर यह होना था और प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ गया था, इस वजह से यह खेल खेले नहीं गए। लेकिन तब भी भारत के ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से भाग लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि यह राष्ट्रवाद से जोड़े जाने वाला मुद्दा था। एक्चुअली ये लोग ओलंपिक में कम पार्टिसिपेट, लेकिन भारत को विश्व के पटल पर आज़ादी की लड़ाई में लाने के लिए ज़्यादा कहे जाने वाला आंदोलन था। इसलिए भारत के तत्कालीन लोगों ने ब्रिटिश एथ गेम्स एथिक, मतलब ब्रिटिश भारत के तहत भाग लेने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। अब वास्तव में दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत ने निश्चित रूप से 1916 के खेलों में भाग लेने की तैयारी कर ली थी, लेकिन हुआ क्या कि 1916 के ओलंपिक तो हुए ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कैंसिल कर दिए गए। लेकिन पुख्ता दस्तावेज मिले हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कहा कि हम लोग आना चाहते हैं, तो उसके लिए टीम वगैरह, धनराशि कितनी लगेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो भारत अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो 1916 के ओलंपिक में खेल चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। इसके बाद मार्च 1920 में सर टाटा, भागवत साहब, डॉक्टर AFEG, मोदक साहब, सोराबजी भूत और 3 अन्य डेक्कन जिमखाना सदस्य लोगों ने इसके अंदर चर्चा करी और अप्रैल में पूना में एक ट्रायल्स आयोजित करने का फैसला लिया। चूंकि अगस्त में ओलंपिक्स होने थे, तैयारी के लिए मात्र 3 महीने का समय, 4 महीने का समय था, तो उन्होंने ऐसे चुनिंदा कैलिबर एथलीटों का चयन किया जो बेस्ट दे सके और उनमें से बेस्ट हम लोग ले सके। तो इसके लिए पुणे में अप्रैल में एक सिलेक्शन ट्रायल्स का आयोजित किया गया, और इस सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए उस समय चूंकि भारत के अंदर 2 हिस्से हुआ करते थे, कुछ स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और कुछ ब्रिटिश गवर्नर प्रशासन प्रदेश हुआ करते थे। दोनों को न्योता दिया गया कि सभी लोग आएं और सभी लोग आराम से इन ट्रायल्स के अंदर भाग लें। जब ये ट्रायल्स आयोजित हुई, तो भारत की पहली ओलंपिक टीम, आधिकारिक ओलंपिक टीम का गठन कर दिया गया। 6 सदस्यीय टीम बनी, 4 एथलीट थे, 2 पहलवान थे। एथलीट कौन कौन थे?
स्प्रिंटर थे पीसी बनर्जी, लंबी दूरी के धावक थे पीडी चौगले, साथ ही सदाशिव दातार और उनके साथ थे के केकड़ी। साथ ही इनके साथ दो पहलवान और हुआ करते थे, दोनों पहलवानों का नाम था एम शिंदे और जी नवाले। इस तरह इन 6 लोगों ने भारत की पहली ओलंपिक टीम, आधिकारिक ओलंपिक टीम में प्रतिनिधित्व किया। इस टीम के जो बेसिकली मैनेजर थे, चूंकि कोच का नाम तब तक नहीं था, सौरभ जी एच बूथ और एच फेजी इस टीम के टेक्निकल डायरेक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में एंटवर्प में भाग लेने के लिए गए। लेकिन यह टीम सीधे ही भाग लेने नहीं गई, इसकी बहुत दिक्कतें आई। टीम के जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पैसे की जरूरत आई। फिर से सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने यह मुद्दा उठाया और स्वयं की तरफ से एक बार 6,000, दूसरी बार 2,000 रुपए दिए। साथ ही भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया। भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नेंस के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा 6,000 रुपए दिलवाए और बॉम्बे के और बहुत सारे निवासियों ने, सर टाटा ने, लोकमान्य तिलक ने, सेठ हीराचंद जी ने, इन लोगों ने भी लगभग 7,000 रुपए दिए। साथ ही यह टीम सर कॉयल लायड जो बॉम्बे गवर्नर थे, उनका भी इसमें बड़ा योगदान था। उन्होंने इंग्लैंड में यात्रा के खर्चे की, प्रशिक्षण के लिए रुकने की, साथ ही ब्रिटिश एंटोनियो कैंप में भारत की टीम की रुकने की और एंटवर्प तक की व्यवस्था करी थी। तो भारत की प्रथम ओलंपिक टीम में टाटा सर के साथ साथ उस बॉम्बे गवर्नर के ब्रिटिश गवर्नर का बड़ा योगदान था, जिनका नाम जॉर्ज लायड था। इस तरह भारत की टीम 5 जून को एक पानी के जहाज SS मंटो में सवार होकर बॉम्बे से चली गई और ये सीधे एंटवर्प नहीं गई। पहले इन्होंने एक अंग्रेजी कोच एच पेरी के अंडर में स्टैमफोर्ड ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 2 महीने का या 6 सप्ताह का प्रशिक्षण लिया और ये लोग 5 जून को बॉम्बे से SS मंटुआ से वहां पहुंच गए। फिर इन्होंने वहां पेरी कोच के अंडर में ट्रेनिंग ली। जब ब्रिटिश ओलंपिक संघ को यह पता लगा कि भारत की टीम ओलंपिक में भाग लेने जा रही है और ट्रेनिंग के लिए 1.5 महीने के लिए आ रही है, तो ब्रिटिश ओलंपिक संघ के सचिव ने उनके भव्य स्वागत करने की तैयारी करी। लेकिन तब तक भारत क्या था, गुलाम था। भारत के ऊपर ब्रिटिश उपनिवेश का ठप्पा लगा हुआ था। तो भारत के राज्य सचिव विंस्टन चर्चिल ने, भारत के युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने एडविन सैमुअल बंटिंग को यह पत्र लिखा और यह सुझाव दिया कि भारत की टुकड़ी को या भारत की टीम को एक सैन्य काम के अंदर लगा जा सकता है। लेकिन भारत के युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अभी भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर चल रहा है, इस टीम को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा तवज्जो हम लोग देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इस तरह, क्योंकि ये टीम जितनी ज्यादा फेमिनाइन होगी उतना ही ज्यादा लोगों में राष्ट्रवाद से जुड़ेगा। तब तक अंग्रेजों को पता लग गया था कि भारत का उद्देश्य खेलों में भाग लेना कम और राष्ट्रवाद की लड़ाई को आगे जारी रखने का उद्देश्य ज्यादा है। तो जैसे ही टीम वहां पहुंची, तुरंत कोच एच पेरी को इस टीम को दे दिया गया। एच पेरी ने सबसे पहले यह कहा कि भैया अगर आपको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ओलंपिक नॉर्म्स को मानना होगा। ओलंपिक नॉर्म्स क्या है कि आप लोग नंगे पैर नहीं दौड़ सकते। भारतीयों को सबको नंगे पैर दौड़ने की आदत थी, तो उन्होंने कहा कि आपको 1.5 महीना मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है, तो जूते स्पाइक्स पहनकर आपको दौड़ना होगा। भारतीयों ने समझौता किया और जूते पहनकर जब दौड़ना शुरू किया तो उनके नए नए जूते पहनने से छाले हो गए। साथ ही वो बहुत ज्यादा कठिन अभ्यास कर रहे थे, लोकल टूर्नामेंट्स में भाग ले रहे थे, तो उनके छालों के साथ साथ बहुत ज्यादा थकावट की समस्या भी आई। यहीं पर ब्रिटिश मीडिया ने एक व्यक्ति को खोजा जिसका नाम था पीडी चौगले। ये इतना जबरदस्त एथलीट था, इसके ऊपर पूरी ब्रिटिश मीडिया ने अपनी नजर रख दी और इंग्लैंड की ब्रिटिश मीडिया ने यह कहा कि भारतीयों का प्रदर्शन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। अमेरिकी समाचार पत्रों ने तो यहां तक लिख दिया कि ओलंपिक में भारत के जो मैराथन रनर्स दौड़ेंगे वो एक डॉर्क हॉर्स के रूप में दौड़ते हुए नजर आएंगे और एंटवर्प में भारत के पीडी चौगले पे जरूर नजर रखना। 5 जून से शुरू हुई ट्रेनिंग के बाद 1.5 महीने के बाद भारतीय टीम 10 अगस्त को एंटवर्प पहुंच गई और पहले ही दिन वहां पर भारी बारिश में भारत ने ब्रिटिश झंडे के अंडर मार्च पास्ट किया। स्पष्ट कर लीजिए, भारत ने भारतीय ओलंपिक समिति के ध्वज के तहत नहीं, भारतीय ध्वज के तहत नहीं, ब्रिटिश झंडे के तहत भाग लिया। लेकिन नाम क्या था? भारत। पीसी बनर्जी जो 100 और 400 मीटर में भारतीय कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने पहले ओलंपिक में आधिकारिक रूप से भारत की फ्लैग होस्टिंग करी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है कि प्रथम आधिकारिक ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? पीसी बनर्जी। लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था, लंबा सफर किया था, खान पान में समस्या थी, पीसी बनर्जी अपनी 100-400 मीटर दोनों इवेंट्स के अंदर डिफीट खा गए। अब नजर आई चौगले के ऊपर, पीडी चौगले। इन्होंने 10,000 मीटर की क्वालिफाइंग हीट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब ये 3 किलोमीटर के बाद चल रहे थे, चूंकि ब्रिटिश मीडिया ने कहा था इनके ऊपर नजर रखना, तो एक लोकल, चूंकि उस टाइम रेसिज्म बहुत ज्यादा चलता था, नस्लवाद बहुत ज्यादा चलता था, काले और गोरे का भेद, ये काले थे तो एक गोरे व्यक्ति ने इनके ऊपर अपनी लोकल पिस्टल से फायर किया। ये बचने के चक्कर में नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे तो ये ट्रैक की लाइन से बाहर हो गए, इनको उस रेस से बाहर कर दिया गया। तब भी यह बहुत बड़ा इशू चला था, लेकिन इनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ा। 3 दिन बाद इनका मैराथन इवेंट था और मैराथन जो है शाम को शुरू होना था। इन्होंने मैराथन में अपनी पूरी दमखम लगाने की पूरी कोशिश कर ली। 1920 के ओलंपिक में मैराथन की दूरी 42.750 किलोमीटर थी। वर्तमान में मैराथन 42.195 किलोमीटर का होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है। पीडी चोगले जो है जूते पहनकर दौड़ रहे थे, उनके साथ 2 भारतीय एथलीट और थे, एसएस दातार और के केकड़ी। लेकिन केकड़ी ने तो शुरुआत में रेस को छोड़ दिया। दातार भी 48 लोगों के बीच में चलते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बीच रेस में से अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन चोगले लगातार चलते जा रहे थे, लगातार चलते जा रहे थे। 15 किलोमीटर तक चलने के बाद जब वो वापस स्टेडियम के अंदर आए, सभी को लग रहा था कि चोगले टॉप 10 के अंदर रहेंगे और वो मेडल भी जीत सकते हैं। लेकिन अचानक से बारिश होनी पड़ी। बारिश हुई तो उनके जूतों में पानी भर गया और जूतों में पानी भरा तो पैर में छाले हो रहे थे, वो छाले फट गए और उनके दर्द होने लगा। फिर भी वो लगातार दौड़ते रहे, लेकिन इससे क्या हुआ, उनकी गति धीमी हो गई और लोग उनसे आगे निकलने लग गए। लेकिन पीडी चोगले ने रेस छोड़ी नहीं, उन्होंने रेस फिनिश करी और वो कुल एथलीट्स के 19वें स्थान पर रहे। तो उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का यह मानना था कि जो लोग मैराथन रेस पूरी करते हैं, अगर उनमें से जो पूरी करते हैं टॉप 25% लोगों को वो डिप्लोमा मेरिट देकर सम्मानित करते थे, क्योंकि मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इस तरह से भारत के 2 एथलीट और दो पहलवान और जो नवले और शिंदे, इन लोगों ने कुश्ती के अंदर, नवले तो 9वें स्थान पर रहे, लेकिन शिंदे के बारे में लिखा जाता है कि यह सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे और 4थे स्थान पर रहे। तो इस तरह से जब भारत की टीम वापस लौट कर आ गई तो सर दोराबजी शमशेरजी टाटा ने एचएस भूत से एक रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग हॉकी और कुश्ती पे आगे काम करेंगे तो हमारे भारत देश के अंदर इसमें मेडल बहुत जल्दी आ सकते हैं। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने इसके लिए एक विस्तृत कमेटी बनाई। तत्कालीन वाईएमसीए भारत के राष्ट्रीय सचिव एजी नॉरन को इन्होंने शामिल किया और अपने साथ मिलकर इस समिति में काम करना शुरू किया और 1924 में पुनः एक बार भारतीय टीम को दोबारा से भेजा गया और 1927 में इन लोगों ने भारत में ओलंपिक समिति को बना दिया। इस तरह से यह आधिकारिक रूप से भारत के प्रथम ओलंपिक में भाग लेने का सफर रहा। भारत का आधिकारिक प्रथम ओलंपिक कौन सा है? 1920 एंटवर्प ओलंपिक। आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने बहुमूल्य कमेंट दें। इस वीडियो के ऊपर जो 10-15 क्वेश्चंस का सेट है वो 11 बजे मैं अपलोड कर दूंगा और उनकी आंसर की शाम को अपलोड कर दूंगा। मिलते रहेंगे बहुत जल्दी। आपका भरत सिंह गुर्जर नए वीडियोज के साथ कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।